तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे लगा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था। और मेरा आज फ़ोन दिन भर बंद था, मैं ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो मैं अभी फ़ोन ऑन किया तो काफ़ी बच्चे का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि भैया वीडियो बनाइए और वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों को बोला था कि मैं पार्ट यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 करवा रहे हैं, और पार्ट 4 मैं तुरंत ही अपलोड कर दूँगा। 3 और 4 अपलोड कर दे रहा हूँ, और 5 और 6 शाम को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या इसमें वो हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो IKS में आप लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम का, या पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 1 जो और पार्ट जो 2 है उसको अपलोड कर दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग IKS का जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 से हर एक यूनिट से 15 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी PVI है। और टोटल आप लोगों का 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट मिलाकर यहाँ पर 90 क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब जितना भी क्वेश्चन है वो सभी PVI है, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के एग्जाम में मैच हो जाता है, तो प्लीज़ इसको अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला यूनिट है, देख लीजिए, यूनिट 1 है। मैं इससे पहले आप लोगों का यूनिट डिस्कस कर दिया हूँ, उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्मृति ग्रंथों की श्रेणी में मुख्य रूप से किसे रखा जाता है। तो जो स्मृति ग्रंथ की श्रेणी में किसको रखा जाता है, तो धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण। जो स्मृति है वो किस में रखा जाता है, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर कि ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है। तो ऋग्वेद के जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य से माना जाता है। ठीक है, और सर्जरी का जनक कौन है आप लोग बताइएगा, और आयुर्वेद का जनक कौन है, दोनों का आप लोग आंसर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है जो संगीत और नृत्य से संबंधित है। तो जो सामवेद का जो उपवेद है कौन सा है, अथर्ववेद है। सॉरी, यहाँ पर कौन सा होगा, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद जो है वो संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैशेषिक दर्शन का परावर्तक कौन माने जाते हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन है उसका जो परावर्तक है उसको मानते हैं महर्षि कन्नद। महर्षि कन्नद को मानते हैं वैश्विक दर्शन का। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वैशेषिक दर्शन कर रहा है, तो वैशेषिक दर्शन का परावर्तक महर्षि कन्नद है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो जो न्याय दर्शन है, न्याय फिलोसफी, उसको महर्षि गौतम ने इसका स्थापना किया था, न्याय दर्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो जो सांख्य दर्शन है वो महर्षि कपिल को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन को यहाँ पर जनक मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन का मुख्य आधार ग्रंथ योग सूत्र किसकी रचना है। तो जो योग सूत्र है जो योग दर्शन से है उसका रचना महर्षि पतंजलि ने किया था, और महर्षि पतंजलि को ही वेद जो योग है, योग का जनक कहा जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर है कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है। तो जो वेद के अंतिम भाग होते हैं उसको उपनिषद या वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिषद या वेदांत कहते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सभी VVI है, आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी को। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा नास्तिक दर्शन में शामिल है। तो नास्तिक में कौन है, यहाँ पर जो बौद्ध, जैन और लोकायत यानी कि चारवाक जो है, ये सब नास्तिक में आते हैं। बौद्ध हो गया, जैन हो गया, और यहाँ पर लोकायत जिसको चारवाक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि IKS का अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है। तो IKS का जो अंतर विषयक है वो विज्ञान, कला और अध्यात्मक का एकीकृत ज्ञान पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझने के यहाँ पर बात नहीं है, ये सभी को आप लोग रटा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है जो युद्ध कला से संबंधित है। तो युद्ध कला से धनुर्वेद। जो धनुर्वेद है आप लोग यहाँ युद्ध से, यहाँ पर क्या है, धनुर क्या होता है, मतलब धनुष। तो आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर युद्ध में किसको प्रयोग करते हैं, धनुष का प्रयोग करते हैं, तो धनुर्वेद हो जाएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है जो वास्तुकला और शिल्प से संबंधित है। तो जो अथर्ववेद का है वो वास्तुकला और शिल्प से कौन संबंधित है। तो जो यहाँ पर कौन है, स्थापत्य
स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 13 नंबर कि वेदांग में छंद यानी कि प्रोसोडी की व्याख्या करने वाली प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो आचार्य पिंगल के हैं। कौन सा? जो छंद है, छंद की रचना किए हैं आचार्य पिंगल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 14 नंबर शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित वेदांग को क्या कहते हैं? तो जो शब्द उत्पत्ति वेदांग होते हैं उसको कहते हैं निरुक्त वेदांग कहते हैं। और आज जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो आखिरी क्वेश्चन कौन सा है 15 नंबर कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के नियम किस वेदांग में वर्णित है? तो यह किस में है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का शिक्षा में शुद्ध मंत्रों का उच्चारण से संबंधित है। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोगों का यूनिट 1 से कंप्लीट हो गया है। इतना क्वेश्चन काफ़ी है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को गेस क्वेश्चन पार्ट यहाँ पर 4 और 5 अपलोड कर दूंगा, तो 6 भी अपलोड करूँगा, तो सभी को देख लीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट 2 शुरू हो रहा है। यूनिट 2 में 15 क्वेश्चन इसमें भी है। हर एक यूनिट में 15-15 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी वीवीआई है। और इससे पहले मैं 5-5 क्वेश्चन दिया था, तो सभी को कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लीलावती नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो लीलावती का रचयिता कौन है? भास्कराचार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि पंच सिद्धांतिका नामक खगोल ग्रंथ विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो जो पंच सिद्धांत नामक है खगोल विज्ञान है, उसको वरामिहिर ने इसको लिखे हैं पंच सिद्धांतिका। याद कर लीजिएगा कौन लिखे हैं? पंच सिद्धांतिका वरामिहिर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की प्राचीन भारत में चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक किस शासक के राजवैद्य थे? तो जो चरक थे वो महर्षि जो चरक थे वो कनिष्क जो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर आचार्य थे, वो राजवैद्य भी थे। जो कनिष्क थे, कनिष्क के राज दरबार में कौन रहते थे? राजवैद्य। तो वो थे चरक, जो चरक महर्षि चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा है, वो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य का कार्य करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण यानी कि वाटर मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण किस हड़प्पा स्थल पे मिलता है? तो ये जो धोलावीरा मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है धोलावीरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि विश्व का पहला बंदरगाह गोदीबाड़ा कहाँ खोजा गया था? तो जो विश्व का पहला बंदरगाह है गोदीबाड़ा, उसको लोथल यानी कि जो गुजरात में है वहाँ पर खोजा गया था। ये किसका नाम है? हड़प्पा सभ्यता के प्लेस का नाम है लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाने तथा जस्ता निष्कर्षण का प्राचीनतम प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? जावर, जो राजस्थान में है जावर, वहाँ पर मिलता है। तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाते हैं, इसका जो वहाँ पर उदाहरण था, प्रमाण कहाँ मिला था? तो जावर, जो राजस्थान में है, वहाँ पर मिला था कि उन लोग तांबे और जास्ते को मिलाकर पीतल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में मुख्यतः किस विषय का वर्णन है? तो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में मुख्यतः खगोल विज्ञान एवं ग्रहों की गति का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 23 नंबर देख लीजिए क्या है कि प्राचीन मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तर भारत में कौन सी मंदिर की कला यहाँ पर प्रचलित था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि उसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं उसका आंसर भी बता दूंगा आप लोगों का। ठीक है, मैं हर एक बच्चा को कमेंट पढ़ता हूँ और सभी का जवाब देता हूँ। यदि आप लोग कमेंट करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर जैसे खजुराहो कोणार्क का निर्माण शैली क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मैंने पूछा था कि उत्तर के जो हैं उत्तर भारत के कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो नागर शैली है। नॉर्थ में नागर और साउथ में द्रविड़। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि नॉर्थ में कौन सा शैली प्रचलित है? तो नागर शैली, और साउथ में द्रविड़ शैली। यहाँ पर देख लीजिए एक ट्रिक है, 10 से क्या होता है? दक्षिण होता है, दक्षिण यानी कि साउथ, और 10 से द्रविड़ होता है। तो यहाँ पर टिक आप लोग आंसर कीजिएगा कि 10 से द्रविड़ और 10 से दक्षिण होता है, दक्षिण भारत का। और यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है? 9 से क्या होता है? नॉर्थ होता है, और यहाँ पर 9 से नगर शैली होता है। तो ट्रिक यहाँ पर है
मेरे तरफ से आप लोग याद कर लीजिए, याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि पूछेगा द्रविड़ शैली तो दक्षिण में, और नॉर्थ का कौन सा शैली प्रसिद्ध प्रसिद्ध है तो नागर शैली, न से नॉर्थ और न से नागर शैली, याद कर लीजिएगा टेरी के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगधर सार गंगधर संहिता का संबंध भारतीय चिकित्सा प्रणाली की किस शाखा से है? तो सारंग गंगाधर जो संहिता है वो आयुर्वेद और रस शास्त्र से संबंधित है। जो सारंगधर संहिता है किससे है? आयुर्वेद एवं रस शास्त्र से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में बावड़ी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जो बावड़ी था उसको जल बचाने और वर्षा जल संरक्षण के लिए करते थे, यानी कि जो वर्षा का जल होता था और जल बचाने के लिए प्रयोग करते थे बावड़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांस्यन नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो जो कांस्य का नृत्य करते हुए जो स्त्री थी, नाचती हुई स्त्री, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ था। और एक क्या चीज़ का था? तो ब्रोंज यानी कि कांस्य का था, और नृत्य करते हुए पर यहाँ पर महिला मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि मूर्ति था उसका। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य नागार्जुन प्राचीन भारत में किस विज्ञान के महान विद्वान माने जाते हैं? तो जो आचार्य नागार्जुन है वो रस शास्त्र एवं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के प्रसिद्ध यहाँ पर विद्वान माने जाते हैं आचार्य नागार्जुन भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर की तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जो बृहदेश्वर मंदिर है किस धातु यानी कि पत्थर के स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है? तो ग्रेनाइट पत्थर, जो तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर जो है बृहदेश्वर, वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्राचीन भारतीय गणित में पाई का जो वैल्यू होता है 3.1416 रूप से किसने निकाला था? तो जो पाई का मान होता है इतना, तो और इसको बटा में लिखेंगे तो 22 बटा क्या होता है 7 होता है पाई का मान। आप लोग मैथ पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो यह जो मान है वो कौन निकाले थे? तो यहाँ पर आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने पाई का सही से मान निकाला था, एकदम एक्यूरेट मान निकाला था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर यूनिट 3 शुरू हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि पनिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय था? यानी कि जो पनिनी ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ये व्याकरण का पुस्तक था। इसमें कितना अध्याय था? इसमें 8 अध्याय था। याद करते चलिएगा, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी किसका यहाँ पर रचना है? तो पनिनी के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि द्वारा पनिनी का अष्टाध्यायी पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका कौन सी है? तो ये कौन सा है? महाभाष्य। महाभाष्य लिखा गया है पनिनी के व्याकरण से, ठीक है। जो महर्षि पतंजलि था वो पनिनी के अष्टाध्यायी पर लिखी गई जो प्रसिद्ध टीका था वो महाभाष्य था। कौन सा था? महाभाष्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो तमिल भाषा का जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा है? तो तोलकापियम। जो तोलकापियम है ये व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ है और सबसे प्रसिद्ध भी ग्रंथ है तमिल भाषा का व्याकरण के लिए। कौन सा? तोलकापियम। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस बोली भाषा में की थी? तो जो रामचरितमानस है उसका रचना कौन किए हैं? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। रामायण का कौन लिखे हैं? तो वाल्मीकि लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत कौन लिखे हैं? तो वेद व्यास लिखे हैं। तो सभी को याद करते चलिएगा। व्याकरण कौन लिखे हैं? अष्टाध्यायी व्याकरण पनिनी लिखा है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद करते चलिएगा, और जैसे मैं और याद पड़ेगा हमको और मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया था रामचरितमानस, वो किस भाषा में था? तो अवधी भाषा में था। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे गोस्वामी तुलसीदास, जबकि जो महर्षि वाल्मीकि थे रामायण जो लिखे थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे, मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखे थे, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी और कई सारे भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास, गुरु नानक और रैदास किस काव्यधारा के संत कवि थे? तो जो कबीरदास थे, गुरु नानक और रैदास जो थे, उन लोग यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के थे, जो निर्गुण भक्ति धारा के यहाँ पर काव्य थे, यानी कि उन लोग कवि थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि
36 नंबर, प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो किस भाषा के शुरुआती प्रयोग के लिए जाने जाते हैं? तो जो अमीर खुसरो थे उन्होंने यहाँ पर हिंदवी यानी कि खड़ी बोली का शुरुआत किए थे। हाँ, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, नाट्य शास्त्र में वर्णित नामा रस कौन सा माना जाता है जिसे बाद में जोड़ा गया है? तो जो नाट्य शास्त्र में जो नामा रस है वो कौन सा है? शांत रस है। शांत रस है जिसको बाद में जोड़ा गया था नाट्य शास्त्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए 38 नंबर है कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध नैतिक कहानी के मूल या रचयिता कौन है? तो आप लोगों ने बचपन में टीवी पर देखे होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। तो यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे के मानसिक जो है क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया है ये विष्णु शर्मा के द्वारा, और उन्होंने इसको पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध किया, पंचतंत्र की कहानियाँ के नाम से। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब में, पंचतंत्र की कहानियाँ, काफ़ी अच्छा अच्छा कहानी आता है, उससे काफ़ी चीज़ सीख मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हितोपदेश नामक प्रसिद्ध बाल साहित्य नैतिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जो हितोपदेश है उसकी रचना कौन किए हैं? नारायण पंडित। हितोपदेश के नाम जो है साहित्य कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। और पंचतंत्र कौन लिखे हैं? विष्णु शर्मा लिखे हैं। कल्हन का लिखा हुआ कौन है? तो कल्हन राजतरंगिणी लिखे हैं। तो भी याद कर लीजिएगा कि कल्हन द्वारा लिखा राजतरंगिणी एक प्रसिद्ध लेख यहाँ पर साहित्य है, जिसमें किसके बारे में है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के जो शासक थे उसके बारे में कल्हन ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जब महाभारत में युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक चला था। यदि आप लोग महाभारत पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 41 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो जो श्रीमद् भागवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, भीष्म पर्व के भाग है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है जो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो गीत गोविंद है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? जयदेव हैं। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारांकरी संत जिन्होंने मराठी में ज्ञानेश्वरी की रचना किए हैं, तो कौन किए हैं? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने मराठा में ज्ञानेश्वरी की रचना किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक महान संस्कृत नाटक के रचनाकार कौन है? तो महान जो कवि हैं कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ भाषा में वाचन साहित्य के मुख्य प्रवर्तक 12वीं सदी में कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के जो यहाँ पर 12वीं जो प्रवर्तक थे वो बसवेर यानी कि बसवना जो थे, बसवना थे, जिसको बसेवर भी बोलते हैं, वो थे 12वें प्रवर्तक। अब यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 4 शुरू होता है आप लोगों का। तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पालवंश शासक ने किया था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो धर्मपाल ने किया था। कौन के थे? धर्मपाल ने शुरुआत किए थे, पालवंश के शासक थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में मुख्य रूप से किस काल के चित्र मिलते हैं? तो अजंता का जो गुफा है उसमें बौद्ध संबंधित चित्र मिलते हैं, यानी कि बौद्ध समय जो बौद्ध धर्म जो प्रचलित था उस समय का यहाँ पर चित्र मिलता है अजंता की गुफाएं में। और अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आया था। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं में स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था? तो जो एलोरा का मंदिर है कैलाश मंदिर, उसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट जो राजा थे उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देख लीजिए, कांस्य ढलाई द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की उत्कृष्ट नमूना है? तो जो नटराज के आप लोग मूर्ति देखे होंगे, नटराज की मूर्ति देखे होंगे, जो आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी, तो वह किस काल में बनाया गया था? तो वह चोल काल में बनाया गया था, यानी कि चोला डायनेस्टी जब था उस समय में नटराज के यहाँ पर मूर्ति को बनाया गया था, और यह कांस्य का था, कांस्य का बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो मधुबनी जो है वो बिहार का है। और झारखंड का कौन सा है आप लोग बताइएगा? तो झारखंड का सोहराय पेंटिंग मशहूर है।
और झारखंड का नृत्य कौन सा है, तो छऊ नृत्य है, उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 51 नंबर, झारखंड का प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है जो सोहराई और कोहबर उत्सव पर बनाई जाती है। तो भी मैंने बताया सोहराई और कोहबर में, यहाँ पर सोहराई और कोहबर चित्रकला जो सोहराई में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर, प्राचीन भारतीय पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र बुनाई में ढाका की मलमल के अलावा कौन सी साड़ी प्रसिद्ध रही है। तो बनारसी और कंजीवरम जो साड़ी था वो हथकरघा जो हाथ से बनाते थे मलमल के, उसके अलावा ये दोनों चीज़ भी फेमस थे प्राचीन भारतीय संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर, कि प्राचीन काल में यहाँ पर क्या है, मृदांड कला यानी कि पोएट्री में उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन किस काल की पहचान थे। तो यह मौर्य काल एवं महाजनपद काल में प्रसिद्ध था। जो वहाँ पर जो घड़ा था उसको पॉलिश करके बनाते थे, किस काल में, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं की सहभागिता का प्रमाण देने वाली वैदिक युगनी विदुषी कौन थी। तो कौन थे, गार्गी और मैत्री थे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि जनक की सभा में महर्षि यज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाली प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन थी। तो जो महर्षि यज्ञवल्क्य थे उनके साथ जो शास्त्र कर रहे थे वो कौन थे, गार्गी थे। जो महिला प्रसिद्ध थी वो गार्गी महिला महर्षि यज्ञवल्क्य साथ शास्त्रार्थ करते थे, यानी कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते थे और शास्त्र का यहाँ पर सीखते थे, शास्त्र ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है कि कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो यहाँ पर क्या है, केरल का है, केरल का प्रसिद्ध यहाँ पर लोक नृत्य है। और झारखंड का कौन सा है, तो छऊ नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के संबंध किस राज्य से है। तो जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम वहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है कि असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो सत्रों में विकसित हुआ है। तो असम का कौन सा है, शास्त्रीय असम का है। और झारखंड का छऊ नृत्य है। और तमिलनाडु का कौन सा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा था, भारतनाट्यम था। और यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो सभी नृत्य याद कर लीजिएगा, नृत्य से भी एक दो सवाल देखने को मिलेगा आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग नृत्य से भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षा में छात्रा द्वारा शिक्षा पूरी होने पर दिए जाने वाले छिछांत उपहार यानी कि शुल्क क्या कहलाता था। तो उसको गुरु दक्षिणा कहते थे। जो शिक्षा जो छात्र थे जब गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे तो जब उन लोगों का शिक्षा कंप्लीट हो जाता, उन लोगों का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उन लोग अपना जो शिक्षक थे उसको वहाँ पर गुरु दक्षिणा देते थे, जो उपहार देते थे उसको गुरु दक्षिणा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाएं मुख्य रूप से किस महापुरुषों के पूर्व जन्म की कहानियाँ का संग्रह है। तो जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के ऊपर कहानियाँ बनाया गया है, जिसमें क्या दिखाया जाता है कि भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है। देखिए यहाँ पर अब यूनिट 5 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो यूनिट 5 का जो पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, एक बार देख लीजिए। अपरिग्रह यानी कि नॉन पोसेसियन का नैतिक सिद्धांत किस दर्शन का मूल भाग है। तो जैन एवं बौद्ध दर्शन से। अब अपरिग्रह किससे है, तो जैन एवं बौद्ध दर्शन से है। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्म का विचार भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या सिखाता है। तो जो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये क्या सिखाता है कि केवल युद्ध ना करना, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, किसी भी जीव को मन कर्म और वचन से दुख ना पहुंचाना, यानी कि कोई भी जीव है उसको आप लोग मन हो गया या कर्म या किसी भी वचन से दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, उसी को कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथ में ऋण की अवधारणा में मनुष्य पर कौन से 3 मुख्य ऋण बताए गए हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में जो यहाँ पर कौन सा ऋण है, पहला है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जो भगवान का ऋण है, पहला भगवान का ऋण, दूसरा पिता का ऋण और तीसरा जो है वो ऋषि का ऋण, जो आप लोगों को ज्ञान दे रहे थे उन लोगों का ऋण। तो यहाँ पर प्राचीन ग्रंथ में 3 चीज़ का ऋण बताया गया है, कौन कौन, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अगला क्वेश्चन है कि
वैदिक साहित्य में प्रकृति के स्वास्थ्य नियम और व्यवस्था को क्या कहा गया है? तो जो वैदिक साहित्य में है उसमें प्रकृति के शाश्वत जो नियम है वो रीत कहा है, रीत। अगला क्वेश्चन है कि पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स में कौन से तत्व शामिल हैं? तो पंच जो महाभूत है कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है ये सभी मिलकर पंच महाभूत का निर्माण करते हैं। ये 5 चीजों से हम लोगों का शरीर बना है। अगला क्वेश्चन है कि 66 नंबर, ईशावास्योपनिषद का प्रसिद्ध संदेश तेन भुंजी गाथा क्या सिखाता है? तो ये सभी चीज़ जो है वो त्याग पूर्वक उपभोग करो और लालच मत करो, ये सभी चीज़ सिखाता है। ये किससे लिया गया है? तो सॉरी यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ईशावास्योपनिषद, इसमें जो है तेन है, भुंजी गाथा है, ये सभी सिखाता है कि त्यागपूर्ण उपभोग करो और लालच मत करो, ये सभी चीज़ सिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पीपल व वट वृक्षों की पूजा का मुख्य वैज्ञानिक पारंपरिक कारण क्या है? तो जो हम लोग पूजा करते हैं पीपल और वट का यानी कि बरगद का, वो पूजा करते हैं, उसका पारंपरिक कारण और वैज्ञानिक कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या करता है, जो ऑक्सीजन अधिक देता है, जो पीपल होता है और बरगद होता है वो अत्यधिक ऑक्सीजन देना और जैव विविधता का संरक्षण, ये सभी जो पेड़ है यहाँ पर जो हो गया बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये जो है वो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनी सर्वे सन्तु निर्मया प्रार्थना किस भारतीय मूल्य को दर्शाती है? तो यह जो है वो सार्वभौमिक कल्याण और भलाई के लिए दर्शाता है, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनी सर्वे सन्तु निर्मया, ये जो प्रार्थना है सिखाता है कि सार्वभौमिक कल्याण और भलाई का, यानी कि सभी के साथ कल्याण कीजिए और किसी के साथ बुरा मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भागवत गीता में निष्काम कर्म यानी कि कर्म योगा का क्या अर्थ बताया गया है? तो निष्काम कर्म का यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य का पालन करना। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी चीज़ का यहाँ पर इच्छा मत कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए, अपने कर्म को करते रहिए, एक दिन आप लोगों को जरूर यहाँ पर फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य करना है, कर्तव्य का पालन कीजिए, तो ये बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था के तहत जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो जीवन था पहले वहाँ पर बताया जा रहा था कि 100 साल का जीवन होता है, तो उसको में 25-25 का डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य में क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, गुरुकुल जाना है और शिक्षा प्राप्त करना है 25 साल। 25 साल क्या करना है कि आप लोगों को गृहस्थ जीवन बिताना है, 25 साल गृहस्थ जीवन बिताए, शादी ब्याह किए, उसके बाद 25 साल आप लोगों को क्या करना है कि वानप्रस्थ यानी कि जंगल में जाना है, और 25 साल जो लास्ट है उसमें सन्यास बन जाना है और यहाँ पर जंगलों में रहना है। तो ये 4 चीज़ों में पर बांटा गया है 25-25 साल का। तो प्राचीन समय में ये 4 यहाँ पर होते थे पुरुषार्थ के जीवन। अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्या क्वेश्चन है कि ज्ञान अर्जन और अनुशासन का काल किस आश्रम के अंतर्गत आता है? तो ज्ञान अर्जन और जो अनुशासन का काल है वो ब्रह्मचार्य आश्रम में आता है। इसी में आप लोगों को मतलब ब्रह्मचार्य ही आश्रम में ज्ञान अर्जन करना है और अनुशासन का पालन करना सीखना है। जो 4 काल बताया था मैं अभी, कौन कौन सा था यहाँ पर, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहला जो था ज्ञान सीखना है और यहाँ पर जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखना है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक दायित्वों, विवाह और परिवार पालन का कौन सा आश्रम था? तो गृहस्थ। समझ गए, अभी मैंने सब 4 बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद जो है, मुंडक उपनिषद, उसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते का, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है कि सत्य का ही विजय होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया है? तो वे जीवन, कृषि और सभ्यता को पोषण करती थी, इसी कारण से उसको यहाँ पर लोक माता कहा गया है, जो नदी था। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का भूमि सूक्त किस विचार के लिए प्रसिद्ध है? तो मातृ और पर्यावरण के प्रति सम्मान काव्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 6 शुरू हो रहा है और यूनिट 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। जो 76 नंबर क्वेश्चन है वो यूनिट 6 से है।
और 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा स्थापित ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि GCTM भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के गुजरात में स्थित है, जामनगर में स्थित है। यहाँ पर जो GCTM है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाते हैं? तो योग दिवस मनाते हैं हम लोग 21 जून को मनाते हैं, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं बताइएगा आप लोग, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं आप लोग बताइएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, और भ्रष्टाचार दिवस कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तो ये सभी चीज़ याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो ये सभी चीज़ याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार का यहाँ पर देख लीजिए, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किन पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देता है? तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो आयुष जो मंत्रालय है वो भी ऐसे भी चीज़ को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 79 नंबर की, आधुनिक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए IKS का कौन सा विचार सबसे प्रासंगिक है? तो संयमित उपभोग और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, यानी कि जो नेचर है नेचर के अनुसार ढल जाना है आप लोगों को, ऐसे ही IKS में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि 80 नंबर देख लीजिए क्या है कि NEP 2020 के अनुसार IKS को स्कूली और उच्च शिक्षा में जोड़ने से छात्रों में क्या विकसित होगा? तो राष्ट्रीय गौरव, नैतिक मूल्य और वैज्ञानिक सोच का समन्वय बढ़ागा। इसी कारण से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, उसमें जोड़ दिया गया है IKS को। पहले आप लोगों को IKS नहीं पढ़ना था, लेकिन अभी IKS पढ़ना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और शून्य बजट प्रकृति का आधार क्या था? तो प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियाँ और गोबर गौमूत्र का उपयोग करते थे। जो गोबर था गौमूत्र था उसका प्रयोग करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यानी कि जैविक खेती करने के लिए। लेकिन अभी क्या प्रयोग करते हैं? तो खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया, DAP हो गया और पता नहीं कौन कौन, फॉस्फेट, बहुत सारा खाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का प्राथमिक लक्ष्य क्या माना गया है? तो आयुर्वेद का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो स्वास्थ्य व्यक्ति के साथ की रक्षा और रोगी को रोग का निवारण। जो आयुर्वेद का यहाँ पर लक्ष्य है उसका क्या लक्ष्य है कि जो स्वास्थ्य व्यक्ति है उसका रक्षा करना और जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग का निवारण करना आयुर्वेद में लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं के लिए किस प्राचीन भाषा के व्याकरण को सबसे उपयुक्त माना गया है? तो संस्कृत, पनीनी व्याकरण का जो है संस्कृत, उसको उपयुक्त माना गया है सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 84 नंबर, IKS के तहत माइंडफुलनेस और तनाव प्रबंधन के लिए किस भारतीय पद्धतियों को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है? तो ध्यान और प्राणायाम, जो मेडिटेशन है प्राणायाम, उसको अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है कि पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का आधुनिक समय में क्या महत्व है? तो जो वास्तुकला है वास्तुकला का प्राकृतिक प्रकाश, हवा और ऊर्जा कुशल भवनों का निर्माण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 86 नंबर, IKS का उद्देश्य ग्लोबल सिटीजनशिप बनाने में कैसे सहायक है? यानी कि विश्व नागरिक बनाने में IKS का कैसे महत्व है? तो वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि क्या इसका अर्थ होता है कि पूरा पृथ्वी क्या है? पूरा पृथ्वी परिवार है, ऐसा भाव से विश्व शांति का संदेश देकर, यानी कि ऐसे कहा गया है कि पूरा पृथ्वी जो है वो पूरा हमारा परिवार है, ऐसा भाव देकर IKS में सहायक है IKS पूरा विश्व नागरिक बनने में। यानी कि IKS क्या यहाँ पर कर रहा है कि IKS जो है वो IKS में क्या शामिल किया गया है कि जो पूरा पृथ्वी है वो हमारा परिवार है, इसी शामिल किया गया है। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है? ताकि हम पर विश्व नागरिक बन सके हम लोग। जैसे अपने देश के बारे में सोचते हैं वैसे दूसरों के देश के बारे में भी सोचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट और चोरी को रोकने के लिए बनी डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो TechDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये बना है।
अगला क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए कि प्राचीन भारतीय भोजन प्रणाली आहार साइंस में मौसम के अनुसार भोजन करने के नियम को क्या कहते हैं? तो ऋतुचर्या कहते हैं। जो यहाँ पर ऋतु के समय जैसे मौसम के साथ हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको ऋतुचर्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि आईक्यूएस का एकीकरण शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? तो समग्र यानी कि होलिस्टिक और मूल्य आधारित सोच। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पर 90 नंबर है कि आधुनिक काल में हर्बल औषधियों और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बढ़ता रुझान किस भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनर्जागरण कर रहा है? यह आयुर्वेद एवं सिद्ध प्रणाली को यहाँ पर पुनर्जागरण कर रहा है। ठीक है गाइज, तो यार आप लोगों को 90 क्वेश्चन और पार्ट 4 मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा अभी इसके अपलोड करने के तुरंत बाद। और मैं बता दूं कि मेरे पास जो है इसका पार्ट 2 और 3 और 4 का ही केवल इंग्लिश में PDF है, और मेरे पास 1 और 5 और 6 का यहाँ पर इंग्लिश में PDF नहीं है। तो मैं आप लोगों को हिंदी में PDF भेज दूंगा, आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इस कारण से मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ अभी 1-2 दिन, तो मेरे पास समय नहीं है। बस मैं 2, 3 और 4 को यहाँ पर ट्रांसलेट कर पाया हूँ और मेरे पास समय नहीं है, तो आप लोग खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि 2 और 3 और 4 का इंग्लिश PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9301483451 में व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं 234 जो 3 का PDF है मैं उसका इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी हिंदी में दूंगा, क्योंकि मेरे पास 1, 5 और 6 का PDF जो है वो पार्ट का हिंदी में केवल PDF है, इंग्लिश में नहीं है। मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास समय काफ़ी कम है, तो आप लोग खुद से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, और मैं इसका तुरंत बाद पार्ट 4 भी अपलोड करूँगा, तो उसको भी देखिएगा। और इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 अपलोड कर दिया हूँ, यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा इसको देखने के बाद। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।